हाथरस के कांड को लेकर के पूरे देश में जिस तरीके से गम और गुस्सा देखा और इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने अपनी सियासी रोटी सेकने की भी कोशिश की, तो दूसरी तरफ एक बड़ी साजिश का उत्तर प्रदेश की पुलिस ने खुलासा करते हुए ये कहा कि साहब एक ऐसी वेबसाइट इस बीच में बनाई गई जिसके जरिए से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को अस्थिर करने की साजिश थी, जिसके जरिए से जातीय हिंसा फैलाने की साजिश थी, जिसके जरिए से देश और प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश थी। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई और इस बीच में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। वो 4 लोग जो कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से बताए जा रहे हैं, जो कि हाथरस जा रहे थे और इसमें इन लोगों को साजिशकर्ता के रूप में देखा जा रहा है। मगर इस बात का सवाल है कि क्या ये 4 लोग ही इस पूरी साजिश के पीछे थे, या जिस वेबसाइट के सहारे उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह आरोप लगाया कि पीएफआई इसके पीछे हो सकती है। हालांकि उस पर जांच पड़ताल पुलिस अपनी एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ कर रही है, लेकिन इस पूरे बीच में ईडी ने भी अब पुलिस के एफआईआर पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। यानी कि इस पूरे मामले में अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी अपनी जांच पड़ताल आगे ले जाएगी। और कहा ऐसा जा रहा है कि इस पूरे मामले में ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस पूरे मामले में अपनी उस साजिश जिसके आरोप लगाए गए हैं उसके खिलाफ में कि पैसे आए इस वेबसाइट पर, पैसे कहां गए, किनके खातों में गए, किन लोगों ने इस वेबसाइट के जरिए पैसे कलेक्ट किए, इस वेबसाइट को बनाने वाले लोग कौन थे। क्योंकि इस वेबसाइट को लेकर के जो कहा जा रहा है वो ये कि विदेश में एक ऐसी वेबसाइट है जो कि पूरी दुनिया के अंदर सिविल राइट्स को स्पेस देती है, सिविल राइट्स के लिए आवाज उठाने को स्पेस देती है, और उसी डोमेन पर यह वेबसाइट बनाई गई थी। 4 लोगों की गिरफ्तारी, कुछ चीजें उनके पास से बरामद, लैपटॉप, मोबाइल फोन, दूसरी तमाम ऐसी चीजें जो आमतौर पर पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करती है और खास तौर पर ऐसी गंभीर मामलों को लेकर के जब गिरफ्तार करती है तो वही लैपटॉप, वही मोबाइल फोन और उनके पास जो सामग्री मिलती है बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं, लेकिन इस बीच में हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये बयान आप सुन लीजिए जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आए हैं। अपनी नाकामी छिपाने के लिए उस साजिश का नाम दे रहे हैं। ये सरकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही। योगी जी आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा तो उसको आप कहेंगे कि लोग साजिश कर रहे हैं। अरे जो साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन बेटी को न्याय दीजिए, दूसरी बेटियों को न्याय दीजिए, उत्तर प्रदेश को बचाइए बर्बाद होने से। देखिए, पुलिस की किसी थ्योरी के ऊपर मुझे विश्वास नहीं है। आप बताइए, जिन भी संगठनों का ये नाम ले रहे हैं, क्या उन्होंने 14 दिन तक उस बच्ची का बयान दर्ज नहीं होने दिया, एफआईआर दर्ज नहीं होने दी? क्या उन लोगों ने रात में 2:30 बजे उसकी लाश फुकवा दी बच्ची की? क्या उन लोगों ने 3 दिन तक मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया? क्या उन लोगों ने राहुल जी और प्रियंका गांधी जी को वहाँ पे एंट्री नहीं होने दी? उन लोगों ने वहाँ पे लाठीचार्ज कराया? देखिए, ये सारी बातें हमें लगता है सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का एक शगुफा है इस बात से और इस चीज से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने के लिए। पीएफआई आज हमारे देश में वही आतंक का काम कर रही है, वही आतंक फैलाने का काम कर रही है जो काम उन्होंने सीए के दौरान किया था। पूरे देश में आग लगाने का प्रयास किया था, उत्तर प्रदेश में आपने देखा था दंगा कराने का प्रयास किया था, दिल्ली के अंदर भी आगजनी और किस तरह से इंसानी जानें गई थी, ये दंगे जो कराए थे वो भी पीएफआई ही नहीं कराया था। तो पीएफआई जैसी संगठन जो काम कर रही है आतंक के लिए, इसकी फंडिंग विदेशों से हो रही है, ये खतरनाक एक संगठन है और उसको कुछ हमारे उत्तर प्रदेश और देश के जो राजनीतिक दल हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उसको संरक्षण देते हैं। तो justiceforhathras.car.co ये दरअसल एक वेबसाइट थी जिस पर ये तमाम मटेरियल थे जिसके अंदर पुलिस से कैसे बचा जाए, आंसू गैस से कैसे बचा जाए, इस तरीके से तमाम ऐसी चीजें थी जिसे पुलिस ने इस पूरे मामले में दंगा फैलाने के लिए जिम्मेदार माना है। पुलिस के पास में हालांकि वो मटेरियल्स हैं जो इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे, मगर वो वेबसाइट अब इस वक्त एक्टिव नहीं है, डिएक्टिवेट कर दी गई है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता अशोक पांडे जी भी हैं, साथ में हमारे साथ में कपिल श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, और एक्स आईपीएस ऑफिसर जीएस अवाना जी हमारे साथ में। आप सभी लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत में जीएस अवाना जी आपसे ही आज करना चाह रहा हूं,
एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिला दिया और उसके बाद में पुलिस प्रशासन और सरकार और खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर एक बड़ी साजिश का खुलासा। अब पीएफआई पर सीधे सीधे शक, 4 लोगों की गिरफ्तारी। यह वेबसाइट जिसके आधार पर यह सब कुछ कहा जा रहा है, उस वेबसाइट के बारे में जरा समझते हैं, क्योंकि 4 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, यह कहा जा रहा है कि ये लोग वहां पर जाकर के, यही वो लोग हैं जो कि मास्टरमाइंड थे, यही पीएफआई के 4 वो लोग हैं जो जाकर के हिंसा फैलाने की साजिश कर रहे थे। इसको जरा समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से। यह वेबसाइट जो कि पूरी दुनिया में सिविल राइट्स के लिए आवाज उठाने के लिए जगह प्रदान करती है, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जहां पर पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर इस तरीके से वेबसाइट बनाई जाती है। क्या इस वेबसाइट के माध्यम से या car.co के माध्यम से जो वेबसाइट तैयार की गई, उसमें जो मटेरियल था, उस मटेरियल को भी पब्लिक किया जाना चाहिए, या उसको इस वक्त जिस तरीके से जांच के दायरे में ले जाया जा रहा है वो काफी है कि घोषित कर दिया जाए कि साहब जातिवादी हिंसा फैलाने की कोशिश थी, सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश थी? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा सब कुछ अपनी नाकामी छुपाने के लिए योगी सरकार कह रही। जी सवाना साहब। जी, जो आपने जिस वेबसाइट का जिक्र किया है, उस वेबसाइट के क्या कंटेंट थे और वो कंटेंट पब्लिक करने चाहिए या नहीं, तो एक बड़ा साधारण सा सिद्धांत है कि उन कंटेंट्स को कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पब्लिक नहीं करेगी। ये सब जांच का विषय होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, वेबसाइट है, कोई चिट्ठी नहीं है, कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं है। वो वेबसाइट जो पब्लिक डोमेन में थी, वो वेबसाइट जिस पर लोगों को के लिए भड़काने के लिए जो मटेरियल डाला गया, यानी कि उसको लाखों करोड़ों लोगों ने देखा होगा, ग्लोबली अगर बात किया जाए तो अरबों लोगों ने शायद देखा होगा उस कंटेंट को, तो उस कंटेंट को पब्लिक करने में दिक्कत क्या है? देखिए, जब तक वो पब्लिक हो चुका वो बात दूसरी है। एक बार जांच के दायरे में आ गया तो वो एक साक्ष्य हो जाता है, और साक्ष्य की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, जैसे आप अभी बताया कि वो जो वेबसाइट है उसको डिसेबल भी कर दिया गया है, जी। और तो उसके जो कंटेंट हैं उनको स्क्रूटनाइज करके वो कंटेंट्स जो इंग्रेडिएंट्स हैं कि इस तरह से हिंसा फैलाने के लिए या कास्ट के लिए, उनको उस रूप से देखा जाएगा, परखा जाएगा, और वो सारे कोर्ट को बताए जाएंगे। जी, अगर इस स्टेज आपको पे लगता है कि ये इतना आसान होगा कोर्ट में स्टैब्लिश कर पाना? क्योंकि वो प्लेटफॉर्म car.co पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में उस पर वेबसाइट बनती हैं कि सिविल राइट्स जो हैं, लोगों के अधिकार हैं, उसके लिए आवाज उठाने के लिए उस पर लोग वेबसाइट बना करके अपने अपने तर्क से, अपने अपने हिसाब से उस पर कंटेंट पोस्ट करते हैं। यानी कि जो चीजें वेबसाइट के जरिए, इसको मैं जरा समझना चाह रहा हूं, वेबसाइट के माध्यम से जो चीजें की जा रही है, यानी पब्लिकली की जा रही है, उसमें कुछ छुप करके मैसेज नहीं किया जा रहा है, देखिए, उसमें कोई व्हाट्सएप नहीं किया जा रहा है, उसमें फेसबुक के मैसेंजर के जरिए नहीं किया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, पब्लिकली चीजें जब डाली जा रही हैं तो फिर उसको कैसे देखा जाए? वो ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो किसी भी सिविल राइट्स को लेकर के कि आप कैसे प्रदर्शन करें, पुलिस जब लाठी डंडे चलाती है तो कैसे उससे बचें, आंसू गैस से कैसे बचे जा सकते हैं, और ऐसे में लोगों को इकट्ठा करने का तरीका क्या हो सकता है, कैसे एक दूसरे के संपर्क में आए, कैसे ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करें। सवाल यह है कि इस वेबसाइट के माध्यम से यह कृत्य किया गया, लेकिन उसके पीछे जो साजिश थी सरकार को स्थिर करने की, वो मेन मुद्दा है। देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन साबित करेगा, परंतु वेबसाइट के नाम से कुछ नहीं होता है, और नाम हमेशा इस तरह से रखे जाते हैं जिससे आदमी भ्रमित हो जाए जी। और देखना यह है कि कंटेंट क्या है। आज ये सोशल मीडिया पे है और .co से ही जाएगा आदमी, और कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने हमारी रीच जो है पब्लिक तक करनी है, उस मैसेज को वहाँ तक पहुँचाना है। ठीक है। और जो इन्होंने कहा कि किस तरह से बचना चाहिए, जिससे ये करना चाहिए, ये कौन से सिविल राइट की बात हो रही है? ठीक है, ठीक है। अब ऐसे में कपिल श्रीवास्तव जी, जिस वेबसाइट के माध्यम से हाथरस से लेकर के पूरे देश के अंदर हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, साजिश की गई, कहीं ना कहीं सपा, कांग्रेस, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी तो उसी दायरे में आ रहे ना, कि वहां जाकर के हंगामा करना। आरएलडी के कार्यकर्ता हो, सपा के कार्यकर्ता, अब सारे पार्टी के लोगों के कार्यकर्ताओं ने तो हंगामा ही तो किया वहां पर जाकर के। इससे जातीय हिंसा फैलने की साजिश ही तो हो सकती थी, और क्या है? कपिल श्रीवास्तव जी। जवाहर भाई, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि सरकार ने जितना हिंसा फैलाया उतना तो किसी ने फैलाया ही नहीं।
क्योंकि सरकार की जो मशीनरी थी और डीएम साहब वो पीड़िता को डराने में लगे हुए थे, धमकाने में लगे हुए थे, और जातीय हिंसा फैलाने की साजिश कौन कर रहा था? उनके आके डीएम ने कैसे परमिशन दे दी? अभियुक्त के पक्ष में एक समाज के लोग इकट्ठा होकर के आंदोलन कर रहे थे और वो पूरे देश को धमका रहे थे। नहीं तो अगर कि हम ही अगर लोग इस आरोपी देश को पक्ष चलाने के वाले लोग महापंचायत कर रहे हैं, डीएम उस पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं, तो क्या इस बात की इजाजत दे दी जाए कि जातीय हिंसा दूसरे लोग भी फैलाए जा करके वहां पर? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? जब्बार भाई पूरी बात आने दीजिए। बस स्पष्ट कह रहा हूं कि वो पंचायत नहीं कर रहे थे, वो आंदोलन कर रहे थे और वो धमका रहे थे खुलेआम कि हम लोग जिस समाज से आते हैं, हमने भारत को बनाया है, हम लोग बाहुबली लोग हैं और अगर इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। ये उनके वीडियो वायरल्स हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार या पुलिस उनके खिलाफ में कार्रवाई ना करके सिर्फ विरोधियों के खिलाफ में कार्रवाई कर रही है? अशोक पांडे जी जवाब दीजिएगा। इनका तर्क ये है कि ठीक है साहब, आप पीएफआई से जुड़े हुए लोग हो या किसी भी संगठन से जुड़े हुए लोग हो, जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जो लोग इसके पीछे हैं, उनको लटकाइए फांसी पर उनके अपराध के आधार पर, मगर सबके साथ एक समान सलूक किया जाना चाहिए। आप आरोपी पक्ष में जो लोग महापंचायत कर रहे थे उनको तो आप बैठ करके खुली छूट दे रहे हैं, लेकिन विरोधियों को आप फंसा रहे। अशोक पांडे जी देखिए आपको बता दें, ये सरकार नहीं फंसा रही है। जांच एजेंसियों की जो रिपोर्ट आई, निश्चित तौर पे एमनेस्टी इंटरनेशनल के मामले में जिस तरह से पीएफआई तमाम लोग, 3 लोग, रावण, चंद्रशेखर रावण सहित कांग्रेस सपा, ये सारे लोग उत्तर प्रदेश में आग लगाने का खूब प्रयास कर रहे थे। इनसे पूछिए। अशोक पांडे जी, अभी तो हम ये समझ रहे थे कि पीएफआई ही कर रहा था, मगर कांग्रेस सपा बसपा ये सब लोग सांप्रदायिक हिंसा फैलाने गए थे वहां पर। ये सब लोग सांप्रदायिक हिंसा, जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। आपने जो बात कही, इस पर मैं जवाब लूंगा, इस पर मैं जवाब लूंगा कपिल श्रीवास्तव जी से, मगर ये मामला इतना आसान नहीं है जितना कट टू कट 2 लाइन में कह दिया जाता है। इस मामले के बीच में, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में बहुत सारे ऐसे लेयर्स हैं जो अदालत में जाकर के जिसे साबित कर पाना या फिर वो चीजें सत्य साबित हो जो इस वक्त कही जा रही है, इतना आसान भी नहीं है, या लोगों को डाइजेस्ट हो, इतना आसान भी नहीं है। वैसे ही जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने कहा कि चिता तो हमने घर वालों की मर्जी से जलाई थी। तो जिन साजिशकर्ताओं का जिक्र खुफिया एजेंसी के जरिए इनपुट के आधार पर दिए गए, डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसका जिक्र किया। और अब इस डिबेट में जैसा कि अशोक पांडे जी कह रहे हैं कि उस साजिश में सपा, कांग्रेस, बसपा समेत दूसरे तमाम विपक्षी दल शामिल थे। मैं इस पर जवाब लूंगा आपसे कपिल श्रीवास्तव जी, मगर अगर हमारे साथ में एक और नए मेहमान डॉक्टर फजील अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर फजील अहमद साहब, जो ये पूरा प्रकरण अब तक सामने आया और सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से यह हलफनामा भी दिया गया कि साहब जो डेड बॉडी थी वो जलाई गई घर वालों की मर्जी से, 4 लोगों की गिरफ्तारियां हुई जिसमें उन पर साजिश करने का आरोप, पीएफआई से जुड़े हुए 4 के 4 लोग, यानी कि साजिश का खुलासा हो गया। देखिए, साजिश तो सरकार कर रही, क्योंकि बलात्कार एक घटना हुई, कोई प्री प्लान बलात्कार थोड़ी हुआ, वो घटना घटी। उसके बाद 9 दिन तक सरकार कुछ नहीं की, पुलिस कुछ नहीं की। जब आकर के पीड़िता सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हुई, उसके बाद से थोड़ा मामला मीडिया में आने लगा, दिल्ली में आने की वजह से। उसके पहले तो इन्होंने उसकी मेडिकल जांच भी नहीं कराई, कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई, एफआईआर भी नौटंकी शुरू किया। अरे सर, नौटंकी तो आपसे ज्यादा कौन करता है? नौटंकी में तो आप लोग मास्टर हैं, आप लोग नौटंकी मास्टर हैं। बलात्कार किसने किया? अरे बलात्कार किया तो जो अपराधी है उसको जेल में ठूस दो, उस पर कार्रवाई करो। अभी देखिए सरकार की मंशा क्या है, डीजीपी क्या बोल रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ। अरे अभी एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं देती तब तक जो है आप कैसे बोल दिए कि बलात्कार नहीं हुआ? आप रिपोर्ट भी बदलने के चक्कर में, हो सकता है लोग रिपोर्ट बदल दिए। सवाल इस बात का है कि जब एसआईटी अभी जांच कर रही है तो कैसे डीजीपी बोल दिए कि बलात्कार नहीं हुआ, या दूसरे लोग कैसे बोल रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ? अरे भाई, जब जांच में पता चलेगा ना, अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, अभी तमाम जांच चल रही है, तो जब तक जांच दल अपनी रिपोर्ट नहीं देता है तब तक कोई भी नेता, कोई भी अफसर कैसे ये बोल सकता है कि बलात्कार नहीं हुआ? सवाल इस बात का है कि लड़की मरी, बयान दिया उसने, मरने से पहले उसका बयान हुआ, उस बयान में बोल रही है कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ, बलात्कार हुआ। जिस तरह से ये लोग, देखिए ये लोग बलात्कार की छूट चाह रहे हैं,
ये गोली मारने की आजादी चाह रहे, ये गैंग है, देश विरोधी गैंग है, ये आजादी मांग रहे हैं गोली चलाने की, ये आजादी मांग रहे हैं बलात्कार करने की, ये आजादी मांग रहे हैं दलितों को मुसलमानों को हत्या करने की, ये आजादी मांग रहे हैं। दो चीजें, दो अलग अलग चीजें हैं। एक, बलात्कार हुआ नहीं हुआ उस पर कंट्राडिक्शन अभी तक सामने है, अब आगे क्या होगा। दूसरा यह कि लड़की की जान तो गई, ब्रूटली हत्या की गई, वो बात तो सच है, लेकिन इस पर क्या जो साजिश इन तमाम चीजों के पीछे रही है, जिस पर सरकार को रातों रात उसका शव जला देना पड़ता है क्योंकि शंका यह थी कि साहब वहां जातीय हिंसा फैला दी जाएगी। अशोक पांडे जी ये कह रहे हैं कि इसमें सभी विपक्षी पार्टियां शामिल थी इस साजिश में, और एक बहुत बड़ी साजिश थी, इसलिए सरकार ने, प्रशासन ने जो कुछ किया वो अच्छा कदम था। फजील साहब देखिए, इनको तो उस मामले को पर्दा डालना है, पर्दा डालने में लगातार शुरू से इनकी भावना गलत है, इनकी भूमिका गलत है, पुलिस का रोल गलत है। सरकार की तरफ से जिस तरह का मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है, जिस तरह से दूसरे भाजपा नेताओं का बयान आ रहा है, पहले दिन से ही 9 दिन इन्होंने क्यों दबा के रखा वहां पे, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ उसका, एम्स में भर्ती नहीं कराया, सफदरजंग में 2 दिन तक सफदरजंग में वो लड़की बाहर पड़ी रही। मगर जो खुफिया एजेंसियों ने जो इनपुट दिए क्या वो गलत हैं? देखिए, ये पीएफआई क्या जो एफआईआर दर्ज की गई वो गलत है? क्या जिन 4 लोगों की गिरफ्तारियां हुई वो जानबूझकर के गलत लोगों की गई? लड़की का बयान किस दिन हो रहा है? 9 दिन के बाद। जिसका बयान जो है एफआईआर जो लॉन्च किया वो सिंपल एक गुमशुदगी में एफआईआर लॉन्च किया पहले, उसके बाद उसको मारपीट में एफआईआर लॉन्च किया, फिर जब तमाम मीडिया और चीजें आने लगी तब जो 3-4 बार एफआईआर अल्टर हुई, और अभी भी जिस तरह का बयान आ रहा है, आप सोचिए लड़की मरी, दुनिया ने देखा, किस हालत में मरी ये भी दुनिया ने देखा, मीडिया में लगातार उसकी वीडियो वायरल हो रही है। वो एक अलग प्रकरण है, लगातार उस पर चर्चाएं हो रही। मैं कह रहा हूं कि इसके पीछे बड़ी साजिश की बात बचाना चाह रहे, ये बलात्कारियों बड़ी साजिश इसके पीछे थी या नहीं? यही आप साजिश को मानते हैं या नहीं मानते? क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रही है? आंध्र प्रदेश में क्या हुआ? क्या आप ये कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं थी? 2 तरह की साजिश है, एक तो अपराधियों को बचाने की और निर्दोष लोगों को फंसाने की, ताकि दलितों की आवाज उठाने वाला कोई ना हो, पिछड़ों की आवाज उठाने वाला कोई ना हो, मुसलमानों की आवाज उठाने वाला कोई ना हो। ये उन नेताओं को दबाना चाह रहे जो इस तरह की घटनाओं को उठा रहे। ये आजादी चाहते हैं बलात्कार की, ये गोली मारने की आजादी चाहते हैं। ये लोग सरकार में बैठ करके सारी बातें अपनी जगह, सारी बातें अपनी जगह, मगर कपिल श्रीवास्तव जी सारी बातें अपनी जगह है, मगर विपक्षी दलों के ऊपर सांप्रदायिक और जातीय हिंसा फैलाने की जो साजिश लगे, और ऐसे में आज 4 लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या ये सब कुछ खारिज कर दे रहे हैं आप? क्या ये सारी चीजें कुछ भी इनके पीछे दम नहीं है? वो 4 लोग निर्दोष थे जिनकी गिरफ्तारी हो गई आपके हिसाब से? फिर जवाहर भाई, अरे तुलसी बाबा चुप हो जाइए, अब मेरी बात सुनिए। मैं बहुत सीधी सी बात आपको बता रहा हूँ। अरे भाई, पहले एमजे अकबर की बात करो ना, जिसने 20 लड़कियों का बलात्कार किया, तुम्हारा मंत्री। एमजे अकबर की बात क्यों नहीं करते? चिन्मय आनंद स्वामी का बात क्यों नहीं करते? पूर्व गृह मंत्री था ना, किस तरह से प्रयास किया? आप कुलदीप सेंगर का देख लीजिए ना, आखिर क्यों ये बचाना चाहते हैं? क्यों बलात्कारियों को आजादी देना चाहते हैं? ये गोली मारने की आजादी चाहिए इनको, बलात्कार करने की आजादी चाहिए, दलितों के साथ अन्याय, झोपड़ी जलाने की आजादी चाहिए। कपिश जी की बात होगी, फजल भाई मुझे बोलने दीजिए। कपिश जी ठीक है, कपिश जी बात रखिए, शांत हो जाइए। तुलसी बाबा शांत हो जाइए, नहीं तो आपको एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। शांत हो जाइए। मैं एक बात कह रहा हूं, मैं इसकी लीगलिटीज में जाना चाहिए, और बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। यह वेबसाइट किसने बनाई, यह वेबसाइट कहां बनी, किन किन लोगों ने ट्रांसपेरेंसी की, क्योंकि अपराध होने के लिए 2 चीजों का होना बहुत जरूरी। क्या प्लेस ऑफ ऑकरेंस था, क्या टाइमिंग थी, और कौन वो लोग थे जिन्होंने वेबसाइट बनाई। इसके साथ 2 चीजें और, कि उनका एक्टर्स रिया क्या था और मेंस रिया क्या था, क्योंकि दोनों का कंप्लायंस अगर नहीं होता है तो कोई अपराध नहीं बनता। किसकी ये जांच कर रहे हैं? किसकी ये जांच कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का खेल है। उसने वेबसाइट बनाई, उसने सामग्री लोड की, और उसने वेबसाइट को हटा लिया। आप एक बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप एक बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मगर इसके पीछे तर्क आपके पास तो कुछ होगा नहीं। इसके पीछे तर्क तो आपके पास कुछ होगा नहीं।
कहने के लिए इनके पास कहना क्या बड़ा तर्क है? आसान है कि बीजेपी के जवाब आईटी भाई, सेल ने इनके ये पास किया, क्या तर्क है? साजिश की गई, जवाब बीजेपी की भाई, तरफ से इनके की पास क्या तर्क गई। है? साफ तर्क भी तो जवाब कुछ भाई, दीजिए। इनके पास क्या तर्क है? जवाब भाई, इनके पास क्या तर्क है? फांसी की जवाब सजा भाई, का इनके क्या पास क्या मतलब तर्क है? है? उनके पास तर्क ये है कि जवाब देश भाई, की इनके खुफिया पास क्या तर्क एजेंसियों है? ने इस मुझे बात जवाब की दीजिए। जानकारी दी, किसी भी सरकार के लिए देश की खुफिया एजेंसियों की तरफ से जो जानकारी आ रही है वो अपने आप में एक तर्क होता है। इनके पास तथ्य क्या है? कोई क्राइम के लिए जो तथ्य होना चाहिए वो कहाँ है? आईपीएस साहब बैठे हैं, पूछ लीजिए। आईपीएस साहब बैठे हैं, पूछ लीजिए। आज मगर ये तुलसी बाबा सुनिए पहले। ठीक है, लीजिए, ठीक है, लीजिए, जी सवाना जी, लीजिए। ठीक है, आप दोनों लोगों को मैं रोकना चाहूंगा। जी सवाना जी, सरकार की जो बात दोनों पिटने तरफ से से बचाने अलग अलग के लिए बातें आ रही, कपिल सरकार श्रीवास्तव ने जी नया कह रहे हैं कि तरीके भारतीय से जनता करने की पार्टी बात के करी। आईटी सेल का सब कुछ किया धरा है, उसी ने वेबसाइट बनाई, उसी इस तरीके से अफवाहें फैलाई और उसके बाद में अब कुछ लोगों को फंसाने की साजिश है। देखिए, ये तो इनके अपने अपने तर्क हैं और पुलिस का ये काम नहीं है कि किसी एक पार्टी का सुने या ना सुने, हमें तो अपना काम करना है। तो वेबसाइट किस आईपी एड्रेस पे बनी, किसने बनाई, ये सब डिजिटल एविडेंस होता है और बड़ा कंक्रीट एविडेंस होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत। और ये ऐसा नहीं है कि कुछ किसी ने कह दिया है, ये तो साइंटिफिक एविडेंस है। अगर उन्होंने बनाई है किसी ने भी तो वो साबित हो जाएगा, विद प्रूफ हो जाएगा, और जो डिजिटल एविडेंस है दैट विल बी एडमिसिबल टू द कोर्ट, और कोर्ट उसको अप्रिशिएट करेगा कि ये ठीक है या नहीं है। तो इसमें कोई किसी तरह की ऐसी संभावना नहीं है कि जिसमें यानी कि कंफ्यूजन जिन हो। लोगों ने ये साजिश रची उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये चीज की है, सीधे सीधे सरकार के नाक के नीचे, सरकार के सामने ये चीज की है, क्योंकि वेबसाइट तो पब्लिक डोमेन में है, कोई भी शख्स उसे देख सकता है ना। इसका मतलब उन्होंने जानबूझ करके कि इस पर निगाह सरकार की एजेंसियों की, खुफिया एजेंसियों की, सरकार में बैठे हुए लोगों की, पुलिस की, प्रशासन की, सबकी पड़ेगी, उसके बावजूद उन्होंने ये सारी चीजें की हैं। देखिए, जो अपलोड किया जाता है वेबसाइट पे, उसकी भी पूरी आइडेंटिफिकेशन होती है और संभव है। टूल्स हैं, डिजिटल टूल्स हैं, आईटी के टूल्स हैं, जिनसे हम बड़ी अच्छे ढंग से एविडेंस को कलेक्ट कर लेते हैं। किस आईपी एड्रेस से उसने कंटेंट किए, मोबाइल से किए, अपने घर से किए, अपनी वेबसाइट से ट्रांसफ़र किया, उसका सब डिजिटल सिग्नेचर उसके ऊपर मौजूद रहता है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, जो होगा वो जो एविडेंस कहेगा। और कोर्ट, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ, एक चीज समझना चाह रहे हैं, जिस दिन ये घटना हुई उस घटना के बाद से लेकर के कल परसों तक, या एक बयान सिर्फ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का आया था कि इसके पीछे कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, क्या शुरू में इस बात के इनपुट नहीं मिले थे कि ऐसा हो सकता है हाथरस के अंदर और देश के अंदर दंगा फैलाया जा सकता है, या 2 दिन पहले ही इनपुट मिली? कैसे इसको देखें? देखिए, खुफिया एजेंसियों के आधार पर, जिस आधार पर ये बातें हो रही हैं और अब कार्रवाई चल रही है, क्या खुफिया एजेंसियों के पास उस वक्त ये जानकारी नहीं थी, अभी आए 1 या 2 दिन पहले? देखिए, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि अब वो पुराना तंत्र नहीं रहा है खुफिया एजेंसी वाला। आजकल टेक्निकल सर्वेलेंस जो है, हमारी जो नॉर्मल सर्वेलेंस है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उससे ज़्यादा उसकी जो एविडेंस है उसका वेट है। तो जब उनको आया होगा, उन्होंने बताया होगा, मुझे नहीं पता कि उनको कब पता पड़ा और कब नहीं पता पड़ा, पर टेक्निकल सर्वेलेंस इज मच बेटर। मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि यहां पर जातीय हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही थी या रची जा रही है, उसके बाद वहां पर फिर से मीडिया को जाने की इजाजत दी गई, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को जाने की वहां पर इजाजत दी गई है, तो फिर अगर इतनी खतरनाक साजिश की आशंका थी या इनपुट थे, तो वहां पर तो किसी को जाने की इजाजत होनी ही नहीं चाहिए थी। क्या जानबूझ करके ढिलाई बरती गई? देखिए, ये तो उनका अपना विचार होगा, शायद उन्होंने ये सोचा हो कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, तो जो अफवाहें उड़ रही हैं या जो वैसी बातें, र्यूमर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। मुझे तो ये भी बड़ा ताज्जुब लगता है कि शुरू में ही मीडिया को क्यों रोका गया, क्यों उनको अलाउ नहीं किया, ये भी गलत है। और मुझे तो ये भी गलत लगता है कि रात में ही क्यों उसका संस्कार किया गया। इन सब चीजों की जरूरत नहीं आज थी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से यह कहा गया कि जो कुछ हुआ इसी खतरे के मद्देनजर कि रात में कर दिया जाए, सुबह दंगा फैल सकता है, जातीय हिंसा फैल सकती है, इसलिए हमने रात में चुपचाप कर दिया, घर वालों की सहमति से कर दिया। पर आप ये देखें कि जो उन्होंने संस्कार किया
उससे और ज़्यादा विवाद बढ़ा, उससे और ज़्यादा असंतुष्ट लोग हुए। अगर वो उनको अलाउ करते तो इतना नहीं होता। मेरे हिसाब से ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। मगर निर्भय का केस दिल्ली में हुआ था, हम लोगों ने ही डील किया था, हमने उसकी पूरी परिवार को साथ रखा था और विदेश तक में उसका इलाज हुआ तो उसके माँ बाप साथ थे। और जो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ, चाहे उसका संस्कार हो चाहे कुछ हो, जबकि इतना बड़ा कांड था कि उसमें पूरी दिल्ली को स्टैंड स्टिल कर दिया था। ठीक है, और ठीक है। कपिल श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? काफी देर से आपने हाथ उठा रखा जी, अपनी बात रखिए। जी, मैं पहली बात ये कह रहा हूं कि देखिए, एडीजी साहब से पहले जो योगी आदित्यनाथ जी के एक वो हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शलभ मणि त्रिपाठी जी, उन्होंने सबसे पहले ये बात कही, रजा साहब ने कही। उसके बाद एडीजी लॉ ने कही, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी कही। प्रशांत कुमार जी ने एक बात और भी कही कि कोई बलात्कार नहीं हुआ और सिमंस फाइंड नहीं किए गए, ये भी पहले कर दिया, जबकि उस समय से पहले एसआईटी का गठन हो चुका था, एसआईटी जांच कर रही, पहले ही इन्होंने बता दिया। बताइए इनकी बातों पे कोई कैसे भरोसा करे? दूसरा, एसआईटी की जांच आप देख लीजिए, सरकार की मैं उन्होंने तो बात उस कर रहा हूं आधार कि इन पे पर कहा इनकी जिसमें एजेंसी पे आपकी बात कैसे एफएसएल करें? की जो रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा कि साहब रेप नहीं हुआ क्योंकि रिपोर्ट में नहीं, कर ही नहीं सकते। यह जांच का विषय था, उनको कहना ही नहीं चाहिए था। ये एसआईटी का गठन हुआ है, यह जांच का विषय था, मुकदमा विवेचक इस बात को कहता। दूसरी बात आप देखिए, अलीगढ़ के अंदर जो सीएमओ साहब थे उनकी बात आ गई कि जब 11 दिन के बाद अगर आप सीमेंस फाइंड करेंगे तो मोटा जुआ कहां से फाइंड होगा? बिल्कुल नहीं फाइंड होगा। दूसरी चीज, जब 376 के अंदर ये पहले ही बदल चुका है कि पेनिट्रेशन का प्रयास मात्र ही बलात्कार करना का प्रूफ है, उसके लिए पेनिट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं है। आप सीमेंस खोज रहे हैं तो आप तो पहले ही डिफेंस के वकील हो गए। दूसरी बात बताइए, महोबा के अंदर जो व्यापारी की हत्या हुई उसमें जो एसआईटी की गठन की गई, उसमें एसएसपी साहब को बचाने के लिए 17 दिन वो क्वारंटीन थे, उसका बयान भी नहीं लिया और चलती हुई गाड़ी में बता दिया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, खुद को गोली मार ली, जबकि वो मृत्युकालिक कथन है। कैसे कोई इनके बातों पर विश्वास करे? अशोक पांडे जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद में अशोक पांडे जी, ये सवाल जो कि डे वन से उठ रहे हैं और इस बीच में कई बार हमने भी उठाए, इस पर जवाब भी लेने की कोशिश की, मगर संतुष्टजनक जवाब आ नहीं पा रहा है। बातें घुमा फिरा करके वहीं आकर के अटक जाती है और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? खैर, जवाब दीजिएगा सर। अशोक पांडे जी, देखिए, अभी ये सब जांच का मुद्दा है। निश्चित तौर पे जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए। निश्चित तौर पे हमारी बेटी के साथ इंसाफ होगा, न्याय होगा। कुछ लोगों ने ऊंची लाश की आड़ में जिस तरह से उत्तर प्रदेश को जलाने का कुप्रयास किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कहां कार्रवाई हुई सर? जिलाधिकारी के खिलाफ में कार्रवाई ही तो नहीं हुई, सारा आदेश जिलाधिकारी साहब दे रहे थे। तो आने दीजिए, रिपोर्ट तो आने तो उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ में आपने कार्रवाई कर दी, एसएसपी को इसीलिए आईपीएस अधिकारी आईएएस को क्यों नहीं किया? निश्चित तौर पे एसएसपी डीएम इन लोगों को हटाया जा चुका है, ये जानकारी आपको होगी। हटाना एक बात अशोक है, पांडे जी, सस्पेंड आपकी किया। जानकारी में करेक्ट कर दूं बहुत सम्मान के साथ कि जिलाधिकारी डीएम नहीं हटाए गए, अभी तक नहीं हटाए गए, और इसीलिए उस परिवार के अंदर ज्यादा गुस्सा हो रहा है। और इंस्पेक्टर तक सस्पेंड है, इंस्पेक्टर हो और गया, मेरा एसपी मानना हो है गया, उत्तर पर प्रदेश को जो आईएएस है, आपसे जीएस सवाना जी कुछ पूछ रहे हैं। अशोक पांडे जी, आपसे जीएस सवाना जी कुछ पूछ रहे हैं। देखिए पूछिए सर। जो उनका परिवार है पीड़िता का, उसने और सब लोगों ने डीएम के खिलाफ बोला है और उन पे लगाया कि उन्होंने ही ये संस्कार कराया, उन्होंने ही ये सारा सब कुछ किया, और सस्पेंड किया बेचारे एसपी को। आईएएस डीएम को क्यों नहीं किया? जिले का मालिक है। और इसमें देखिए, आपको बता दें कि ये जांच का विषय है। जांच का क्या विषय? तो बिना जांच के एसपी को क्यों किया? अगर जांच का विषय है तो डीएम के लिए भी है और एसपी के लिए भी है, एक किसी दोनों के लिए है, फिर उसको क्यों किया? अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। आप जब जांच करते हैं, अगर आपने सस्पेंड करना है दोनों को करें, न्यूट्रल जांच होगी, पर एक को रखते हैं एक को सस्पेंड करते हैं, तो जांच कैसे न्यूट्रल हो सकती है? अशोक पांडे जी, नहीं, जो अशोक पांडे जी ये बताइए कि उनका तो वायरल था वीडियो, वो खुलेआम धमकी दे रहे थे पीड़ित परिवार को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आपके जिलाधिकारी जांच हो रही है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसकी जांच हो रही है। के पक्ष में जांच करने से कुछ नहीं होता, जांच करेगा भाई, जांच कौन करेगा? सब तो आपके ही लोग हैं, आप ही के लोग हैं सब लोग। मगर
ठीक है। जांच करने वाले भी। ठीक है, अरे ठीक है। इतना क्यों बचा रहे हैं, हम तो ये जानना चाहते हैं। कानून अपनी सजा करेगा, कानून अपना काम करेगा, आप क्यों बचाना चाह रहे हैं बलात्कारियों को? अगर बलात्कार नहीं भी किया है तो मर्डर तो किया है ना, मर्डर का प्रयास तो किया है ना, कुछ तो किया है, तो क्यों बचाना चाह रहे हैं आप? क्या रिश्ता है आपका उन अपराधियों से, उन बलात्कारियों से? क्या रिश्ता है आपका? आप क्यों इतना सरकार प्रोटेक्शन में क्यों खड़ी है अपराधियों के? इतना बलात्कारियों के प्रोटेक्शन में सरकार क्यों खड़ी है, हम ये जानना चाहते हैं। मगर आप भी डॉक्टर फजील साहब, सच कौन है, अदालत में जाने दीजिए। डॉक्टर फजील साहब, आप भी थोड़ा सिलेक्टिव नहीं हो रहे। एक जांच की बात आप कर रहे हैं, दूसरी जांच जो जांच एजेंसियां कर रही है इस पूरे मामले में, फंडिंग से लेकर के साजिश को लेकर के, आप उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। फंडिंग की बात कहां से आती है? ये बलात्कार क्रिया की प्रतिक्रिया है, बलात्कार की घटना हुई, उसके बाद जिस तरह से तो देश जला देंगे। सुन लीजिए, जिस तरह से देश जला दिया जाए, जातीय हिंसा फैला दिया जाए, सांप्रदायिक दंगे करवा दिया जाए। जब रिएक्शन होता है, गुजरात जल गया, हिंदुस्तान में इससे पहले बहुत सी घटनाएं हुई हैं, बंबई जल गया 1992 में, 84 में सिखों को मारा गया, किसको नहीं रोक सकते आप? ये मानवीय संवेदना है, आप संवेदना को नहीं दबा सकते। अगर अपराध होता है और हमको न्याय नहीं मिलता है तो दुनिया के सारे देश में ऐसी घटनाएं होती हैं। आप अगर सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब होता है तुरंत न्याय के लिए कार्रवाई करना। सरकार का मतलब ये नहीं कि बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाना है। चारों अपराधी गिरफ्तार है, जांच हो रही है, और निश्चित तौर पे जो अगर नहीं, एक सेकंड अशोक पांडे जी, एक सेकंड। डॉक्टर फजील अहमद साहब, क्रिया की प्रतिक्रिया मतलब अगर किसी ने कुछ किया, किसी ने आपको मारा, मुझे मारा, मैं उसको गोली मार दूं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार किस लिए होती है? नहीं, पुलिस केस किस लिए होती है? ठीक अन्याय है, जब सुन लीजिए, क्राइम हो गया, आज चंबल क्राइम में- हो गया, कोई बड़ा क्राइम हो गया, मर्डर आप हो गया, बताइए। एक शख्स ने किसी का मर्डर किया, उस दूसरे घर वाले जाए उसके पूरे घर वालों को मार दे। ये बताइए, सरकार ये किस किस्म की सरकार प्रवृत्ति है? बलात्कारियों के साथ, सरकार हत्यारों के साथ जब खड़ी होगी तो गुस्सा तो आम पब्लिक को आएगा ही ना। सरकार क्यों इस्तेमाल कर रही है अपने टूल्स? आम पब्लिक के आप गुस्से पब्लिक को के आप क्यों प्रदर्शन नहीं के मिलने लिए भी देना एक चाहते तरीका भाई? है ना, लोकतांत्रिक देश है ना। अरे कौन सुनता है लोकतांत्रिक देश से? यही भारतीय जनता पार्टी 3 महीना पार्लियामेंट नहीं चलने दी। यही भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले कितनी ट्रेनें फूंक दी, कितने स्थानों को फूंक दिया, कितने लोगों को मार दिया। यही भारतीय जनता पार्टी ने अब कितने आंदोलन के तहत लोगों की घरें जलाई, दुकानें तोड़ दी, कितना लोग मारे गए, कितनी ट्रेनें फूंक दी इन लोगों ने। ये लोग क्या दूध के धुले हैं? इन्होंने ही रास्ता दिखाया है। जब आप यही बोलते थे, आप क्या कपिल श्रीवास्तव जी की बातों को इंडोर्स कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो वेबसाइट का पूरा खेल है बीजेपी की आईटी सेल ने रचा है और इसके जरिए अपनी सरकार की नाकामियों को छिपाने की कोशिश। वेबसाइट बनाओ या व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ या फेसबुक पेज बनाओ, आपको अपने कनेक्शन बनाने के लिए, किसी भी एजिटेशन, आंदोलन या किसी भी काम को करने के लिए आपको एक ग्रुप तैयार करना पड़ता है। उसके लिए आईटी का इस्तेमाल अब के युग में हो रहा है, पहले ये व्यवस्था नहीं थी। अब देखना यह है कि उसमें जो कंटेंट डाला गया है वो देश विरोधी है कि नहीं। लेकिन हम सरकार का खिलाफत करने का अधिकार रखते हैं, हम संवैधानिक अधिकार है किसी भी सरकार का विरोध करने का। कानून यदि अपना काम नहीं करता तो हम वेबसाइट उसमें जो कंटेंट था वो कंटेंट ठीक नहीं था, उससे हिंसा फैलती है, हिंसा फैलाने के लिए कंटेंट डाले गए। हिंसा का उत्पादन किसने किया? सरकार ने किया। हमेशा सरकार के खिलाफ आम जनजीवन को, लोगों को सड़क पर उतरने के लिए, और पुलिस, मैंने खुद देखा है, पुलिस ही जलाती है सड़कों पर गाड़ियां, पुलिस ही जलाती है लोगों की गाड़ियां, और अपराध को जब आंदोलन जी सवाना जी, एक सेकंड, आपके बगल ही बैठे हैं डॉक्टर फजील अहमद साहब। डॉक्टर फजील अहमद साहब, आप ऐसे कह करके भाग नहीं सकते, आप ऐसे कह करके भाग नहीं सकते। जी सवाना जी, आपके बगल बैठे हुए हैं, आपकी बातों का बहुत जेलों में सड़ रहे हैं। बारीकी से जवाब देंगे। एक सेकंड, बिल्कुल गलत, सरकार के 100% गलत, सरकार। गलत और बातें, जहां तक डीएम की बात गलत आई, बातें। तो डीएम जो है, एसपी जो है, मजिस्ट्रियल पावर नहीं होता है, डीएम को होता है। किसी भी आदेश से, डीएम के आदेश से गोली चलेगी, डीएम के आदेश से लाठी चलेगी, डीएम के मजिस्ट्रियल पावर डीएम को होता है। इसलिए सारा ठीकरा डीएम को फोड़ना चाहिए। आपकी बातों पर रिस्पॉन्ड करेंगे जी सवाना जी। जी सवाना, मैं आपको एक बात बताऊं कि होता ये है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी होती है पावर में और दूसरी अपोजिशन, तो उसको पुलिस में ही नुक्स दिखते हैं सारे, और जो रूलिंग में आती है वो ठीक है। और मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनसे, कि अगर आपका पीड़िता के साथ में इतना ज़्यादा आप दिखाना चाह रहे थे
तो एक या दो आदमी चले जाते। आप पूरा हजूम लेके चलते हैं, 1000 आदमी लेके चलते हैं। गुस्सा है। इसमें मॉब गुस्सा होता नहीं है। है, इसमें कौन सा जब भला हो रहा होता है? है। नहीं, आप सुनिए जब पहले, गुस्सा आप होता है। सुनिए, गुस्सा होगा गुस्सा तो होगा, आप इन्वेस्टिगेशन खराब कर नहीं, देंगे। इन्वेस्टिगेशन आप आप- इन्वेस्टिगेशन खराब कर देंगे। इन्वेस्ट- क्या गुस्सा है? नहीं, आप ये अपना केवल काम अपनी करिए, आप राजनीति सरकार चमकाते के हैं। इशारे पे इन्वेस्टिगेशन अपनी करेंगे। राजनीति आप चमकाने के लिए मंत्री और जाते हैं। नेता के क्या कहने है पे ये? जांच करेंगे, हजार पुलिस का आदमी विरोध लेके होगा। जाते हैं। ये यदि आप कानून से काहे को काम लेके करते जाते हैं आप? तो आप उसी दिन अरेस्ट करना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल गलत। आप तफ्तीश से आपका कोई लेना देना नहीं है। फर्जी इनकाउंटर कोई में साक्ष्य- हजारों हजार पुलिसकर्मी जेल में सड़ रहे हैं। फर्जी इनकाउंटर नेता बोलिए, भी- नेता भी हजारों नहीं, हजारों सड़ रहे पुलिस हैं। पर आप निर्दोष नहीं हजारों हो नेता भी सकते। सड़ रहे हैं। पुलिस की इससे क्या कार्रवाई हो गया? बिल्कुल गलत है। क्या हो गया? हजारों नेता भी सड़ रहे हैं। कौन से नेता दूध के धुले हुए हैं जिनकी आप बातें कर रहे हैं? तो क्लियर हो गया, आप फालतू चोरे की चोर बातें नेता कर रहे और हैं। पुलिस मिले हुए हैं। हाँ, और आप नेता नहीं है। और पुलिस सुनिए, मिलके- सुनिए, बेकार की बात है ये। सुनिए पहले अच्छी तरह बात। जितने साक्ष्य एविडेंस इतने लोगों के जाने से जो पुलिस अपना काम करती, वो सारे के सारे लोग उसमें लग जाते हैं। उनका टाइम पुलिस वेस्ट का होता अधिकारी है। बोल रहा है कि हजारों कुछ आदमी नहीं हुआ। हजारों आदमी जिसकी अभी उसी- जांच रिपोर्ट उसी आई काम पे। नहीं, फॉरेंसिक ने कह दिया वो उनका कि काम है। बलात्कार हुआ है, क्या- गैंगरेप हुआ है, सीए चोटें फैसल आई क्या अंदर, करेगा? प्राइवेट पार्ट पे सीए चोट आई है फैसल क्या उसके। करेगा? इन्वेस्टिगेशन पार्ट क्या करेगा? कोर्ट बैठा हुआ है, कोर्ट सारे एविडेंस को अरे जब आप चार्जशीट appreciate गलत करेगा। लगा देंगे तो कोर्ट आप- क्या करेगी? आप सारे पहले कोई evidence भी आप कुछ नहीं कर बोगस सकते हो। evidence- बोगस evidence आप लगाएंगे, जो आप तो कोर्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करते करेगी? हो और अपने बोगस दिमाग की पुलिस उपज जो है, बनाते हो, नेताओं के ये सारे कुछ नहीं पे नाच रही। कह दिया है। ये आपने कुछ नहीं है, कि सिवाय पुलिस और नेता एक सिवाय है। अच्छे केस का सत्यानाश करने के और कुछ नहीं है। ये अपनी राजनीति चिमकाने के लिए करते हैं सब, और कुछ नहीं है। जे सवाना आपने जी, क्या सहयोग किया है? जे सवाना जी, क्या इस केस को बिगाड़ा गया है? आपको याद होगा जिस तरीके से आरुषि हत्याकांड का वो पूरा मामला हुआ और कैसे उस केस को सीबीआई तक पहुंचने से पहले उनमें सारे एविडेंस को नष्ट किया गया, जिस तरीके से सारी चीजें हुई। इस केस में क्या जिस दिन ये पूरा प्रकरण हुआ, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की तरफ से वहां से वो एविडेंस कलेक्ट करने में देरी हुई, उसके 11 दिनों के बाद में फॉरेंसिक जांच की जाती है, उसके बाद में रिपोर्ट आती है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं एविडेंस उस वक्त डिस्ट्रैक्ट कर दिए गए। देखिए, जो आप क्यों कह कर रहे दिए हैं, गए, ये भी सवाल है। जो आप कह रहे हैं वो किसके बात फेवर में कर दिया गया? वो आप एविडेंस पहले- क्यों पहले आप क्यों मिटा बता दे रहे हैं? दीजिए। क्यों आप एविडेंस समझा के दीजिए साथ क्या तब जब आप तक- समय पर कोई विवेचना नहीं करेंगे तो आप किसके इशारे पर हाँ, काम कर रहे हैं? बिल्कुल। पुलिस वाले किसके इशारे पर काम कर रहे हैं कि अरे वो समय से पुलिस- काम नहीं कर रहे अगर हैं? आप पुलिस का कहते काम हो- है तुरंत सूचना पुलिस- मिली और अपनी कार्रवाई सुनो, करना। अगर आपको लगता है पुलिस इतनी बेकार है, कोई अच्छा काम करती नहीं है, तो जरा इस डिपार्टमेंट को बंद कर दो। उसके बिना व्यवस्था अच्छी रहेगी। आप मतलब आपको हम लूटने की हाँ, छूट नहीं दे नहीं, दे, सुन लो, आपको आपके लोगों को घर सर्टिफिकेट लूटने का नहीं छूट दे चाहिए। दे, पुलिस आपको को आपका बलात्कार करने की सर्टिफिकेट छूट नहीं दे दे, चाहिए। हम वसूली आपका करने का सर्टिफिकेट छूट नहीं दे दे, चाहिए। आपको हम पुलिस आपको के कोई नाम पर हम जानकारी नहीं वसूली है। करने की छूट दे दे। आपको आप कोई व्यापारियों से जानकारी पैसा नहीं है। वसूलिए, कोई जानकारी सड़क पर नहीं पैसा है। कोई वसूलिए, जानकारी नहीं है। विवेचना के लिए पैसा सिर्फ आप वसूलिए, चले- मर्डर आप- से छोड़ने के लिए अरे पैसा आप वसूलिए, सारे लोग हम क्या आपको करते हैं? बेईमानी करने की छूट दे दे, यही हाँ, चाहते हैं आप। तुम बहुत हो। तुम यही ही दोगे चाहते हैं कि हम बेईमानी के करने लिए। की छूट पुलिस को हाँ, दे दें। हो रहे थे। हम क्या यही बात चाहते है? हैं आप। कोर्ट नहीं है, आप यही पुलिस को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ होती ना है। कोर्ट है ना कुछ है, जो कुछ है आप हैं। आप इस सब चीज के सब फील्ड के एक्सपर्ट हैं। आप ही बता नहीं, हम देंगे जो कहाँ समाज में देखते हैं, हम वो investigation की बोलते हैं। कमी, सब कुछ हम जो पूरा- समाज में देख पूरे रहे हैं, विश्व का अरे क्यों ज्ञान, सर पूरे किसके विश्व का इशारे पर ज्ञान विवेचना आपको अधिकारी देगा। अगर फजील अहमद साहब कोई भी पब्लिक डोमेन में बात करते वक्त जिम्मेदारी भी तो होती है ना, कि हम जिम्मेदारी के साथ में इस बात को रख रहे हैं। इसके पीछे तर्क, अगर देश की खुफिया एजेंसी ने कोई जानकारी दी है, कोई भी सरकार की ना हो, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही हो, बीएसपी की रही हो, पहले कांग्रेस की रही हो, या अभी की सरकार है, खुफिया एजेंसियों के इनपुट को नजरअंदाज तो नहीं कर सकती ना। सरकार जब खड़ी है किसी अपराधी के साथ, नहीं, तो खुफिया नहीं, एजेंसी खुफिया सरकारें की ना है। एजेंसियों के इनपुट को नहीं, खुफिया सरकारें एजेंसी किसकी नजरअंदाज है? तो नहीं कर सकती सरकारें ना। कहने पर खुफिया एजेंसी काम कर रही है। वो नौकरी, कोई सब इंस्पेक्टर, कोई इंस्पेक्टर, कोई डिप्टी एसपी, सिलेक्टिव मत होइए, सिलेक्टिव मत होइए, सिलेक्टिव नहीं होना, सिलेक्टिव मत होइए। नौकरी कर रहा है। सिलेक्टिव होते हैं तो दिक्कत आ जाती है, क्योंकि पूरे प्रकरण के बीच में अब अगर ये सारी बातें सामने आ रही है और गिरफ्तारियां हो रही हैं, आगे क्या होगा, उस पर किस तरीके से अब सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, अदालत में क्या चीजें होती है, एक अलग प्रकरण है। मगर खुफिया एजेंसियों के इनपुट को ऐसे खारिज कर देना कि बीजेपी के आईटी सेल का ये पूरा प्रकरण है, तैयार किया हुआ है, बीजेपी के आईटी सेल ने इन वेबसाइट को बनाया और किसी को फंसाने की कोशिश की जा रही है, यह भी इस तरीके से कहना मेरे हिसाब से बिना तर्कों की बुनियाद पर यह ठीक नहीं है। जैसा कि कपिल श्रीवास्तव जी ने कहा, इसका जवाब मैं लूंगा ब्रेक के बाद में। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले चर्चाएं जिस तरीके से चल रही थी, मगर कपिल श्रीवास्तव जी,
क्या ये महज कह करके पल्ला झाड़ लेना कि साहब ये तो पूरी किसी एक पार्टी की सत्ता पक्ष की साजिश है कि इस पूरे मामले को दबा दिया जाए, अपनी सरकार की नाकामियों को छिपा लिया जाए? आप विपक्ष में हैं, विपक्षी पार्टी के नेता होने के नाते आपको ये बातें सूट करती हैं, मगर उस एफआईआर में, जिस एफआईआर में दर्ज किया गया इस वेबसाइट को लेकर के, ये कहा गया उसी तर्ज पर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर सीए के विरोध में दंगा फैलाने की साजिश की गई, यहां भी वैसी ही साजिश थी। वही सवाल मैं आपसे करूंगा, खुफिया एजेंसियों के इनपुट को क्या आप नकार देंगे अगर सत्ता में होंगे? जवाहर भाई, सबसे पहली चीज आपको हम बता दें कि सरकार अगर पारदर्शी तरीके से काम कर रही होती, तो सरकार अगर पारदर्शी तरीके से काम कर रही होती तो लोगों को साजिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, साजिश की बात ही नहीं है। आप मेरी पूरी बात आने ही नहीं देते हैं, बीच में आप कहिए सर, कहिए। बहुत अच्छा काम किया था आपने मुझ उसमें, पर मुजफ्फरनगर लगाया दंगे है। में भी एक आपका रोल समझ में आया था। सेकंड फजील साहब, अरे भाई सुनिए तो, ठीक है, कहिए सर। मैं ये कह रहा हूं, देखिए मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा। जस्टिस अगर करना है तो जस्टिस परिलक्षित भी होना चाहिए कि न्याय हो रहा है। जस्टिस पीएन भगवती ने ये स्पष्ट एक नजीर पेश की है और वो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, आप तो सरकार हैं, आपने किस आधार पे कह दिया पीएफआई को किया, उससे हमसे नहीं लेना देना। अभी अशोक पांडे जी कह रहे थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी शामिल है दंगा भड़कवाने वाले में। ये कह दे तो मीठा मीठा गप गप, और मैं अगर पूछ दूं कि आप सरकार में होने के बाद तथ्य नहीं परोस पा रहे हैं, ये आपके आईटी सेल का काम है, तो कड़वा कड़वा थू थू तो ये तो नहीं चलेगा। अगर आपको न्याय करना है, सरकार बैठी है, मैं विपक्ष में बैठा हूं, सरकार को चाहिए कि वो तथ्य पेश करे। अगर विपक्षी दलों ने साजिश रची है तो आप पीएफआई के उस वेबसाइट से हमको क्यों जोड़ते हैं? किस आधार पे आपने समाजवादी पार्टी को जोड़ा? किस आधार पे आपने कांग्रेस को जोड़ा? आप क्या देश में क्या फैलाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जितने हैं वो देश विरोधी कार्यों में लिप्त है? ये बड़ा सकारात्मक राजनीति है। और सरकार क्या करती है? सरकार क्या करती है? इस तरह के लोगों को जलवा फूंक देती है, एविडेंस के साथ खेलती है। एविडेंस मिटा दिया, इसलिए एविडेंस मिटाया कि फॉरेंसिक ना हो पाए दोबारा, कि बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ। अशोक पांडे जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा कपिल श्रीवास्तव की बातों का। जी अशोक पांडे जी, कपिल जी की बातों को रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए मूल बात है, पीएफआई तो शामिल थी उस साजिश में, उत्तर प्रदेश में आग लगाने में ये लोग भी शामिल थे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। पार्टी को क्यों कहा? और कांग्रेस पार्टी का एक पूर्व पार्षद, कांग्रेस पार्टी का एक पूर्व पार्षद लखनऊ में रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। पता लगा लीजिए, ये वो लोग हैं जो इसकी कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में की आड़ में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, देश भड़काने का खूब प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं कहा जाए कि ये लोग उस साजिश में शामिल है। आपको बचाने की कोशिश कर रहे और सबसे बड़ी बात बता दें, इनको कानून पे विश्वास नहीं है, अपराधी जेल में विश्वास नहीं है, बेटी के एसआईटी जांच हो रही है विश्वास नहीं है, पोस्टमार्टम हो गई विश्वास नहीं है, सीबीआई जांच हो रही विश्वास नहीं है, नार्को टेस्ट पर विश्वास नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में आग लगाने का तय करके आए हैं लोग। इन लोगों को उत्तर प्रदेश में देश के कानून से कुछ लेना देना नहीं है। इनके नेता भी तो खुद कहते हैं कि नौजवानों से गलतियां हो जाया करती है, ये अपराध नहीं है। ये वही लोग हैं जो एक दलित मुख्यमंत्री रही 4 बार, उसको बेइज्जत करने का जान से मारने का कुछ सक्रिय लोगों ने किया है। सीधे सीधे मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, योगी की सरकार को और इसकी करना चाहते हैं। पीएफआई और खंडिंग में ये सारे लोग इस तरह भड़काने में शामिल हैं। इस तरीके की सरकार नहीं चल सकती है जो लोकतंत्र में तानाशाही पूर्वक चल रही हो। सरकार भारतीय प्रजापति के भरोसे चलेगी। देश के लोगों को, प्रदेश के सरकार नेताजी गलतियां बच्चों से हो जाती है, उनके भरोसे चलेगी। क्या बताती है?
अरे एमजे अकबर की बात करिए तुलसी बाबा। ठीक है सर आप लोगों की बहुत देर से बातें आ रही थी, आरोप प्रत्यारोप सारी चीजें, मगर इस बीच में हम इस पूरी चर्चा के जरिए दरअसल समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग इस वक्त देश प्रदेश में बैठ करके हमारी चर्चा को देख रहे हैं वो कुछ इस चर्चा से लेकर के जाएं। अब जी सवाना जी, ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इस पूरे समूह का और बड़े स्तर पर पर्दाफाश होगा, गिरफ्तारियां बहुत सारी होंगी, या अभी जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है यही लोग दरअसल, क्योंकि अभी वेबसाइट किसने बनाया, वेबसाइट कहां से बनी, वो डोमेन जो रजिस्टर कराया गया कहां से था, ये सारी चीजें तो भी जांच का विषय ही है। बिल्कुल आपने सही कहा। इसके अभी लिंक्स जो हैं वो भी एक्सप्लोर किए जाएंगे, देखे जाएंगे, और इसमें एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कहीं भी हम देखते हैं वो है फंडिंग। कहाँ से पैसा आया जो इस पे इन्वेस्ट किया गया। तो केवल 4 ही नहीं हैं, और भी लोग होंगे, और उसको पूर्ण रूप से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और उसमें जहाँ जहाँ लिंक हैं वो सब निकालने चाहिए। पहली बात, कंटेंट से जो इंग्रेडिएंट्स हैं एफआईआर के वो प्रूव होने चाहिए। दूसरी बात, जो उससे रिलेटेड एविडेंस है वो कलेक्ट करना चाहिए, और उसके जो भी एसोसिएट्स हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे उन्होंने किसी भी कैपेसिटी में काम किया है और उससे जुड़े हुए हैं, तो उन सबको निकालना है, उनके खिलाफ भी एविडेंस करना है, और फिर कोर्ट में इसी पेश बिंदु करना से चर्चा आगे ले जाएंगे। पीएफआई के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद में ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है कि आखिर अभी और कितने लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। इस पूरे प्रकरण में ये जांच पड़ताल पूरी कब तक हो जाएगी। मगर जो सवाल मैं ब्रेक पे जाने से पहले कर रहा था डॉक्टर फजील अहमद साहब, कि क्या जैसा कि विपक्षी पार्टियों के जरिए से आरोप लगाया जाता है कि ऐसी साजिशों के खुफिया एजेंसीज के इनपुट के आधार पर कुछ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और उसी के दायरे में विपक्षी पार्टीज को लाया जाता है, ये एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत हो जाएगी फिर? ये नई प्रवृत्ति नहीं है, ये बहुत पुरानी प्रवृत्ति है। पिछले 30-40 साल के अंदर हम आपको बताते हैं, हर सरकार, चाहे बसपा, सपा, कांग्रेस, कोई भी सरकार रहती है, उसके पास ये टूल्स है विपक्षियों को दबाने के लिए। और इस सरकार में जिस तरह से पहले सरकारें 323, 504 का मुकदमा लिखती थी, 151 धारा में मुकदमा लिखती थी, उस तरह से ये लोग एनएसए, यूपीए, पीए लगा रहे। एनएसए में डॉक्टर कफील कोई बड़े अपराधी नहीं है, कोई उनका इतिहास नहीं है, डॉक्टर हैं पेशे से, उनके ऊपर एनएसए लगा। 3 महीने बाद कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। डॉक्टर अयूब के ऊपर एनएसए लगा, 3 महीने बाद कोर्ट में छोड़ दिया। तो ये 3 महीने तो अंदर है ना, वो इसका कौन जिम्मेदार होगा, कौन करेगा उनको? उनकी लाइफ तो 3 महीना एक्सपायर्ड किया ना आपने। उनको क्यों थे? कि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। जांच एजेंसियों को कई बार ऐसा लगता है कि इनकी जांच एजेंसी, देखिए हिंदू, आपने कहा, आपने ही कहा आज तक लाखों मुकदमे होते हैं, करके जांच एजेंसी ऐसा 5% करती है? कन्विक्शन होता है सिर्फ। हमेशा हम भी राजनीति में हैं, हमारे ऊपर भी मुकदमे चले, सिर्फ इसलिए चले कि हम विरोधी मान थे, इसलिए हमारे मुकदमे चले। और तमाम हमारा अनुभव है, ऐसा नहीं है कि हम लोग हवा में बात कर रहे हैं। तमाम जांच अधिकारियों के खिलाफ हम लोग कोर्ट से लेके, जमीन से लेके हर जगह लड़ाई लड़े हैं, सजा कराए हैं, फर्जी इनकाउंटर में जेल भेजे हैं अफसरों को। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं जानते। समाज, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर डीजीपी रैंक के अधिकारी ने, अमिताभ ठाकुर ने ट्वीट करके बताया कि एक हमराही सिपाही के डायरी से 35 लाख महीने का हिसाब मिला है, जो उनको बाजारों से वसूली होती है। आप सोचिए देश कहां जा रहा है। जब आप 35 लाख रुपए की वसूली दरोगा कर रहा है, थानेदार कर रहा है, उसको दबाने के लिए उसको 4 मंत्री की बात को मानना ही पड़ेगा, नहीं तो 35 लाख रुपए उसका नहीं वसूल पाएगा। तो चोरे चोर मौसियावत भाई सरकार में भाई कोई बैठता हो, न्याय और अन्याय थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हर कोई करता है। सरकार चलती ही है पुलिस से, यदि पुलिस ना रहे तो सरकार ही नहीं चल सकती। सरकार हमेशा, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, हमेशा अपने प्रतिद्वंदी को, या वो लोग जो नया उठ रहे हैं, कोई घटना उठ रही है, जेल में डाल दो, 4-6 महीना रहेंगे, भूल जाएंगे। महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों ने इसीलिए जेल में डाला था ना, कि ये भूल जाएंगे, इससे होता नहीं कुछ। लगातार कानून की अपनी छवि खराब हो रही है, सरकारों की छवि खराब हो रही है, संविधान की छवि खराब हो रही है। आज के नहीं, बहुत पुराने के साथ पुलिस और पुलिसिया सिस्टम सरकार के लिए, सत्ता पक्ष के लिए टूल्स है, टूल के तरीके से इस्तेमाल हो रही है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर सरकार के खिलाफ भी पुलिस ने, पुलिस अधिकारियों ने बड़ी हिम्मत दिखाई है और बड़ा कदम भी उठाए। देखिए, ये बात सही है कि कुछ लोग गंदे भी हैं और एक्सपोज होते हैं कि एक्शन होता है, पर पूरे डिपार्टमेंट को, हर किसी को उसी एक चश्मे से देखना भी बिल्कुल गलत है।
ईमानदार लोग भी हैं, लोग अपनी जान गंवाते हैं, ये भी होता है। ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल्स में जो सारे क्रिमिनल्स ठीक हैं और पुलिस ही गलत है। अरे भाई, पुलिस रोज का कितना काम करती है, उसमें गंदे भी हैं, हम भी समाज का हिस्सा है, तो फिर सवाल पर उठता अच्छे है भी कि हैं, पुलिस पर गंदे लोग रिफॉर्म- कम हैं जी। और अच्छे लोग इस डिपार्टमेंट में ज्यादा है। जी, मैं क्योंकि आपको पुलिसिया बता रहा हूं, सिस्टम तो वही है, ब्रिटिश वाला ही चला रहा है, बहुत थोड़े मोड़े रिफॉर्म हुए। क्या पुलिस रिफॉर्म की जरूरत, हालांकि हम इस पर कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि आज की जो हमारी चर्चा है कि अब जिन आधार पर इस पूरे मामले को आगे ले जाया जा रहा है, अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इसमें एफआईआर दर्ज करेगा मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लेकर के। इतना आसान क्या होगा, क्योंकि उसमें पैसे कितने आए, किसने पैसे जमा किए, वो पैसे कहां पर गए, किसको दिए गए, फंडिंग कहां से हुई, ये सारी चीजें तो भी इनके तारबान खुलने बाकी हैं। बिल्कुल पूरा जो एविडेंस है, उसकी जो चेन है, उसको मेंटेन किया जाता है कि अगर किसी ने कह दिया कि इसने इससे पैसे लिए, काफ़ी नहीं है। काफ़ी ये है कि उसका एक्चुअल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, दिखना चाहिए कि यहाँ से लिए और इसको गए, क्योंकि केवल अगर कहने भर से एक स्टेटमेंट से कुछ वेबसाइट नहीं के होता माध्यम है। से अगर फंड कलेक्ट हुआ होगा तो ऑब्वियसली हाँ, उसके कैश origin- में तो आया नहीं होगा, हाँ, बिल्कुल। बैंक ट्रांजैक्शन होगा। बिल्कुल। जी, और ऐसे में आसान भी होगा ईडी के लिए और जांच एजेंसियों के लिए कि उसे साबित भी कर पाना। चूंकि वक्त की यहां समय सीमा खत्म हो रही है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, अशोक पांडे जी आपका, कपिल श्रीवास्तव जी आपका, जी सवाना जी आपका, डॉक्टर फजील अहमद साहब आपका, आप सभी लोगों ने वक्त निकाला। मगर सवाल दो महत्वपूर्ण है, एक ये कि क्या मौजूदा वक्त में विपक्ष या कोई भी अपनी संवेदनाएं पीड़िता के खिलाफ प्रकट करना चाहता है, या फिर अपनी आवाज उठाना चाहता है किसी भी अधिकार के लिए जिसमें सत्ता पक्ष को कमजोर होते हुए देखा गया है, तो क्या उसका अधिकार नहीं? मगर क्या इसकी आड़ में देश प्रदेश को तोड़ने की साजिश, जातीय हिंसा फैलाने की साजिश, या जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगों की साजिश रचने की बात कही गई, उसको भी क्या पूरे तौर पर खारिज किया जाना उतना उचित होगा? क्योंकि खुफिया एजेंसियां तो ऐसे ही इनपुट इस पूरे मामले में दे रही हैं। बहरहाल आगे क्या होगा देखना बहुत दिलचस्प होगा। अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही।